ग्लोबल सिटी जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे की सूरत पूरी तरह बदल सकता है, उसका ई ऑक्शन होने जा रहा था। मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको क्या ग्लोबल सिटी है ये पूरा समझाया हुआ है। उससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने अर्लियर वीडियोस में आपको क्लियर किए हुए हैं। तो इस ई ऑक्शन में क्या हुआ, इसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन की थी और ये ऑक्शन 22 तारीख को होने जा रहा था। तो क्या स्टेटस है करंट, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। ये डेवलपमेंट इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आसपास उसको देख के बहुत सारे लोगों ने आसपास के कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। तो ग्लोबल सिटी एक्चुअल कहाँ मूव कर रहा है, इसे ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए और यही आज मैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये खबर बहुत काम की है, खासकर उनके लिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स में रहते हैं। और ये खबर एसपीआर के बायर्स के लिए भी है क्योंकि एसपीआर भी कहीं हद तक ग्लोबल सिटी का बेनिफिट ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको ये जो बड़ी डेवलपमेंट है इसमें एग्जैक्ट करंट स्टेटस क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको करंट स्टेटस बताऊं, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। ग्लोबल सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। करीब 1000 प्लस एकड़ की ये डेवलपमेंट है। इसके सेक्टर्स हैं 36B, 37A, 37B और ये मेजर स्टेट हाईवे जैसे पटौदी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और पास में जो एसपीआर की कनेक्टिविटी है, इन सब के कनेक्ट होने के कारण यहाँ लोगों की कनेक्टिविटी वाइज ये लोकेशन प्राइम हो जाती है और ये एक बड़े तौर पे जो डेवलपमेंट आ रही है इसका फ़ायदा आसपास के बहुत सारे सेक्टर्स को मिलने वाला है। और ये अथॉरिटीज़ की प्लानिंग है कि अपने आप में इसको आइकॉनिक सिटी बनाया जाए। जो ग्लोबल सिटी की टेंडरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक अब शुरू होने वाला है और स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि ई ऑक्शन करके करीब 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ से जनरेट किया जाए। यहाँ पर मिक्स यूज प्लॉट्स हैं और ये करीब करीब बड़ी कंपनियों के मतलब की ही हैं क्योंकि ये बड़े लैंड पार्सल्स हैं। ग्लोबल सिटी करीब जैसे मैंने बताया 1000 एकड़ में बनना है और इसके अंदर 550 एकड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, टनल्स, रोड, सीवरेज नेटवर्क, फायर फाइटिंग सिस्टम और अदर सर्विसेज के लिए है। यहाँ मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही हाईटेक टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाने की तैयारी। नियर बाय लोकेशंस की बात करें तो आईजे एयरपोर्ट करीब 30 मिनट की दूरी है, साइबर सिटी 20 मिनट वाया NH48, राजीव चौक 15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब क्लोवर लीफ खुल जाएगा। हीरोडा चौक यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है वाया पटौदी रोड। प्रोजेक्ट की अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड दोनों जगह से इसकी एक्सेस है। करीब 700 मीटर वाइड फ्रंट है इसका पटौदी रोड के ऊपर, करीब 400 मीटर वाइड का फ्रंट है इसका जो कि 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसे NH248BB भी कहा जाता है। NH48 से सेंट्रल पेरिफेरल रोड होते हुए इसकी कनेक्टिविटी है और NH48 के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं कि क्लोवर लीफ बना हुआ है तो इससे इसको हर जगह से स्मूथ कनेक्टिविटी मिल रही है। अब इम्पॉर्टेंट इशू क्या है, क्यों आज मैं आपके पास एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये बताऊं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। 12 तारीख लास्ट डेट थी जिसमें डेवलपर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे क्योंकि 22 तारीख ऑक्शन की डेट थी। 12 तारीख को कौन कौन से डेवलपर आए, किस किस ने रजिस्ट्रेशन कराया, ये सब आप जानने में बहुत इच्छुक हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर अभी जो सोर्स मेरे बताते हैं जो कि नॉट टू बी कोटेड कंडीशंस पे ये इंफॉर्मेशन आई है कि अभी तक यहाँ पर डेवलपर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, मतलब रजिस्ट्रेशन डेवलपर्स ने नहीं किया है तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट होने का मतलब ही नहीं बैठता। एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे अथॉरिटीज़ को कि यहाँ ऑक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चूंकि डेवलपर्स आए नहीं, आखिर क्यों डेवलपर्स नहीं आए, क्यों डेवलपर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर उस लैंड पार्सल में ऐसा क्या है जो डेवलपर्स को अपील नहीं कर रहा।
यहाँ लैंड पार्सल जो अथॉरिटी द्वारा दिया जा रहा है, HSIDC द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है और ये बड़े लैंड पार्सल्स है। यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज मतलब किसी भी टाइप की लाइसेंसिंग का कोई भी यहाँ रोल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। यहाँ किसी भी टाइप की एडिशनल EDC IDC भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऑल इंक्लूसिव है और HSIDC ने ऑलरेडी यहाँ मैक्सिमम अप्रूवल्स ली हुई है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब डेवलपर सीधा प्लग एंड प्ले वाली कंडीशन में है, बहुत जल्दी वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करके शुरू कर सकता है। और FAR की बात करें तो करीब 5 से 6 तक की FAR यहाँ अलग अलग साइट्स पे दी जा रही है। स्कूल की साइट भी है। ये जो साइट है वहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का मिक्स है। मतलब डेवलपर्स ने पहले कहा था कि हमें रेजिडेंशियल कंपोनेंट बढ़ाओ, तो अथॉरिटीज़ ने रेजिडेंशियल कंपोनेंट पे भी फोकस किया और रेजिडेंशियल भी ज़्यादा अलाउ किया। तो ये मिक्स लैंड यूज टाइप की डेवलपमेंट है और एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक आइकॉनिक डेवलपमेंट जो ग्लोबल सिटी में होनी थी, वो गुड़गांव की एक इमेज को नया कर सकता था। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिया। मुंबई, दुबई में जाकर राउंड टेबल डिस्कशंस किए, यहाँ तक कि गुड़गांव के डेवलपर्स के साथ भी बैठे और राउंड टेबल डिस्कशंस हुए कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हम बेटर बना रहे हैं। उसके बारे में बताया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप इंटरेस्ट लें और सारे उनके डाउट्स क्लियर करके वो फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। लेकिन 12 तारीख बीत गई, 12 दिसंबर 2023 बीत गया और किसी डेवलपर ने यहाँ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसकी वजह जो मैं देख पा रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ और सोचते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं। अगर कोई भी डेवलपर यहाँ इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बड़ा लैंड पार्सल है, तो यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसकी लगती है। उसको इस चीज़ की अनसर्टेनिटी भी कई बार सताती है कि नेक्स्ट रूलिंग पार्टी कौन सी आएगी हरियाणा स्टेट के अंदर, उससे कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, कितना वो डेवलपर फ्रेंडली होगी, कितना कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ अगर अथॉरिटी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो डेवलपर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके अटक भी सकता है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, तो यहाँ मैक्सिमम डेवलपर इसका वेट कर रहे हो, इस कारण से भी शायद उन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो। फिर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा M3M का एक बहुत बड़ा केस सामने आया, जिसमें सेंटिमेंट जो है वो कहीं हद तक मार्केट में एक डर का माहौल बना देते हैं। क्योंकि इस टाइम पर बड़े डेवलपर्स में बात करें तो M3M और DLF ही हैं एक बड़े डेवलपर्स, और वहाँ पर अगर एक डेवलपर के साथ इस टाइप की कोई चीज़ होती है, क्या रीज़न है, ये एक्चुअल में तो गलत अगर कुछ है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती ही है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि शायद ऐसा कुछ और बड़ा ना हो जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसमें डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट ना किया हो। और MR जैसी कंपनी इस टाइम पे वो भी कई हर्डल्स फेस कर रही है, क्योंकि जब बड़ी कंपनी आती है तो उसका कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ होता है। मतलब मान लीजिए कोई FDI आया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो अलग अलग जगह जाके खुद सारे अप्रूवल्स की बात नहीं करता, वो गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। वहाँ पर अपनी अप्रूवल्स के लिए रिलेटेड सारी जो क्वेरीज हैं वो वहीं पे क्लियर होती हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन होता है, तभी वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो MR अभी भी बहुत सारे हर्डल्स और इश्यूज फेस कर रहा है। कहीं हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं हद तक गवर्नमेंट की जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या स्मूथ फंक्शनिंग का जो एश्योरेंस दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई होगी। इसीलिए ऐसे इश्यूज जब मार्केट में दिखते हैं तो नई कंपनी जो आने में इंटरेस्ट दिखाती है वो कहीं हद तक बैकफुट पे आती है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया, M3M और DLF बड़े डेवलपर्स हैं और उनके पास इस टाइम पे सफिशिएंट लैंड बैंक गुरुग्राम के अंदर है। उनको नए प्रोजेक्ट में जाके ऑक्शन में पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और छोटे डेवलपर्स के लिए इतने बड़े लैंड पार्सल को बाय करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि लैंड पार्सल्स बड़े हैं यहाँ पर। एक और वजह मुझे दिखती है, हायर फ्लोर, क्योंकि जब FAR ज़्यादा होगी, 5 से 6 के बीच की FAR, ऐसी कंडीशन में ग्राउंड फ्लोर कवरेज तो उतनी ही रहती है, लेकिन FAR ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग जाना।
ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग जब जाती है तो उसका बेस भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। तो कई बार डेवलपर बहुत ज़्यादा हाइट ले आने में कंफर्टेबल नहीं होते। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहते हैं डेवलपर या उसे मार्केट में सेल करके इनकैश करना चाहते हैं और वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही एनहांस्ड आएगी तो सेल में बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन जब आता है तो वो अपनी परचेजिंग कॉस्ट प्लस अप्रूवल प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस अपना प्रॉफिट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन सबको जोड़ के वो एक मिनिमम मार्जिन जब निकलता है तभी वो उस वेंचर के अंदर उतरता है। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर नज़र ना आ रहा हो। फिर रेट्स की बात करते हैं। रेट करीब करीब यहाँ 50 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट है, मतलब मैंने एवरेज रेट बताया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और यहाँ आसपास की बात करें तो यहाँ करीब 22 से 27 करोड़ रुपए एकड़ का रेट चल रहा है, जिसमें करीब 4-5 करोड़ रुपए अगर डेवलपर और इन्वेस्ट कर देता है अप्रूवल्स में तो टीओडी का लाइसेंस आ जाता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मतलब रेगुलर एफएआर मतलब 1.75 की एफएआर होती है और एडिशनल एफएआर 1.75 की अगर और मिल जाती है तो 3.5 की एफएआर हो जाती है। तो मतलब 30 से 33 करोड़ रुपए के बीच में डेवलपर को 3.5 की एफएआर के साथ में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड मिल जाता है। और उसको अगर आप इन प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं तो 5 से 6 के बीच के एफएआर में रेट मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन अगेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि रेट्स के मामले में यहाँ पर रिवाइज करके रेट एज पर मार्केट स्टैंडर्ड निकाला गया है। एक वजह और हो सकती है कि फ्यूचर जो फोर्सी करते हैं डेवलपर, जब प्रोजेक्ट कंसीव होता है, जो प्रोजेक्ट सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोजेक्शन को भी लेते हैं। तो फ्यूचर में उन्हें जब लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो कई बार डेवलपर पीछे हट जाते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि यहाँ डेवलपर्स को सेलेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा लिमिटेड दिख रहा हो। एक वजह और हो सकती है कि क्या HSIDC ने प्रॉपर एफर्ट्स नहीं किए। मुझे लगता है एफर्ट्स किए हैं HSIDC ने, लेकिन हो सकता है कि जितने एफर्ट्स चाहिए शायद उतने एफर्ट्स ना किए हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। या ये भी हो सकता है HSIDC की जो पॉलिसी है जो डेवलपर फ्रेंडली होनी चाहिए या इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए वो कहीं हद तक शायद ना हो, जिसके कारण डेवलपर्स ने इंटरेस्ट कम लिया हो। एक वजह और है डिले इन द्वारका एक्सप्रेसवे। इनॉग्रेशन होना था लेकिन आज तक नहीं हुआ। गुड़गांव का पार्ट बन के खड़ा है, अभी भी लोग वेट कर रहे हैं और ना खुलने की स्थिति में लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट की वजह बन रही है। ये भी एक वजह हो सकती है कि कब खुलेगा इसकी अनिश्चितता शायद इस ऑक्शन को रोक रही हो। अगर खुल चुका होता तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, इसका बेनिफिट यहाँ मिलता। ये कुछ वजह है जो मेरे को दिख रही है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है जिसके कारण डेवलपर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या कोई और वजह है आप देख रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके व्यूज़ भी फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्लोबल सिटी जैसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में पता चल पाए। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।